नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सोच को सचमुच झकझोर दिया था। हाँ ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी। जी ये 1873 में आई थी। जी हमारे पास जो जानकारी है वो इस किताब के कुछ खास हिस्सों और तर्कों को सामने रखती है। इरादा यही है कि इस अहम दस्तावेज के पीछे का जो मूल संदेश है और उसका असर कितना गहरा था उसे समझें। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे इसने पहली बार शायद जाति के शोषण पर इतनी खुलकर आवाज उठाई। हाँ, और शुरुआत तो इसके नाम से ही करनी चाहिए, गुलामगिरी। फूले ने ये शब्द सिर्फ लिटरल गुलामी के लिए नहीं इस्तेमाल किया, अच्छा। बल्कि वो जो गहरी सामाजिक, मानसिक और यहाँ तक कि धार्मिक जकड़न थी ना, हाँ हाँ। जिसको उनके हिसाब से ऊंची जातियां, खासकर ब्राह्मण, निचली जातियों पर थोपते थे। शूद्र और अतिशूद्र जिन्हें वो कहते थे। मतलब ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक तरह की वैचारिक गुलामी की बात कर रहे थे वो। एग्जैक्टली, वैचारिक दास्ता। और इसी को दिखाने के लिए उन्होंने जो तरीका चुना वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो संवाद वाला फॉर्मेट है ना। हम्म। पूरी किताब दो किरदारों के बीच बातचीत की तरह है। जी, 16 खंडों में है और पूरी चर्चा चलती है। ज्योतिबा, जो एक तरह से फूले की अपनी आवाज हैं, और धोंडीबा, जो सत्य की खोज में निकले एक जिज्ञासु हैं। इससे शायद आम लोगों के लिए समझना आसान हुआ होगा इतने मुश्किल विचार। निश्चित रूप से ये संवाद शैली जटिल विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत असरदार तरीका था। और विचार तो क्रांतिकारी थे ही। जैसे उन्होंने सीधे सीधे ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर हमला किया। उसके कर्मकांड, उसके जो धार्मिक ग्रंथ थे, जैसे मनुस्मृति है, पुराण है, उन पर सवाल उठाए। अच्छा। उनका तर्क ये था कि भाई ये ग्रंथ कोई ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, ये तो ब्राह्मणों ने खुद रचे हैं ताकि समाज में उनका दबदबा बना रहे। यानी सिर्फ सिस्टम की आलोचना नहीं बल्कि उसकी जड़ों पर ही सवाल उठा दिया। जो धार्मिक कहानियां थी, इतिहास की व्याख्या थी। सही कहा। बिल्कुल, जैसे राम रावण युद्ध की कहानी है, या आर्यों और असुरों के संघर्ष की बातें हैं। हाँ। फुले ने इन सबको एकदम अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि ये कहानियां असल में जो आर्य बाहर से आए थे और जो भारत के मूल निवासी थे, जिन्हें वो शूद्र और अतिशूद्रों का पूर्वज मानते थे, उनके बीच जो संघर्ष हुए, ये उसका बयान है। हाँ, और इसको ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया ताकि वो अपनी श्रेष्ठता दिखा सके। मतलब रावण को उन्होंने विलन नहीं माना। उनका कहना था कि रावण शायद गैर आर्यों का एक सम्मानित राजा रहा हो और राम एक बाहरी विजेता। अब सोचिए उस जमाने में ये कहना। हाँ, ये तो बहुत ही विस्फोटक बात रही होगी। बिल्कुल, ये एक तरह से इतिहास को नीचे से शोषितों के नजरिए से देखने की पहली कोशिशों में से एक थी। और इसी वैकल्पिक इतिहास से उन्होंने ये जोड़ा कि आर्य बाहर से आए, यहाँ के लोगों को हराया और उन्हें गुलाम बना दिया। यही गुलामी थी। जी हाँ। तो फिर इस गुलामी से निकलने का रास्ता क्या बताया उन्होंने? रास्ता था शिक्षा और एकता। फुले का मानना था कि सबसे बड़ी गुलामी तो दिमाग की है, मानसिक गुलामी। अच्छा। जो अज्ञानता से, अंधविश्वास से पैदा होती है। इसलिए उन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों से कहा कि भाई पढ़ो लिखो, शिक्षा हासिल करो, अपना आत्मसम्मान पहचानो, और ये जो ब्राह्मणवादी विचारों का दबदबा है उसके खिलाफ एक हो जाओ, एकजुट होकर लड़ो। ज्ञान ही हथियार है। हाँ, ज्ञान ही वो ताकत है जिससे ये मानसिक जंजीरें टूट सकती हैं। और इसी सोच से जुड़ा एक और बहुत खास पहलू है इस किताब का, वो है इसका समर्पण। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे अमेरिकन एबलिशनिस्ट्स को समर्पित किया था, जिन्होंने गुलामी खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। जी, ये कदम बहुत कुछ कहता है अपने आप में। ऐसा करके फूले ने भारत में जो जाति पर आधारित शोषण था, हाँ, और अमेरिका में जो नस्ल पर आधारित गुलामी थी, उसके बीच एक सीधी लकीर खींच दी। अच्छा, मतलब दोनों को एक जैसा बताया है? एक तरह से हाँ। उन्होंने दिखाया कि दुनिया में कहीं भी शोषण हो रहा हो, शोषितों का दर्द और उनका संघर्ष जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कोई नैतिक तुलना नहीं थी। हाँ। शायद वो ये भी दिखा रहे थे कि देखो, जैसे अमेरिका में गुलामी खत्म करने के लिए लड़े, वैसे ही भारत में ये जाति व्यवस्था खत्म करनी होगी। इसने पूरे मुद्दे को एक ग्लोबल, एक वैश्विक संदर्भ दे दिया। वाकई ये किताब तो मतलब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखती थी। शायद भारत की पहली कुछ किताबों में से होगी जिसने इतनी बेबाकी से, हाँ बिल्कुल, जाति भेद, धार्मिक पाखंड, सामाजिक अन्याय, इन सब पर सीधी चोट की और एक बराबरी वाले समाज की बात रखी। जी। उनका एक मशहूर कोट भी है जो शायद इसी भावना को दिखाता है। ब्राह्मणों ने हमें अज्ञानी रखा है और हमारे दिमाग को जकड़ने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है।
हमें ज्ञान और साहस से इन जंजीरों को तोड़ना होगा। बहुत सटीक। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो गुलामगिरी सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक तरह से सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र थी। इसने आगे चलकर जो जाति विरोधी आंदोलन हुए, खासकर दलित चेतना का जो उभार हुआ, उसके लिए एक वैचारिक जमीन तैयार की। सही। इसने सदियों से चली आ रही ब्राह्मणवादी मान्यताओं को, उनके धार्मिक और सामाजिक ढांचे को सीधी चुनौती दी और रास्ता दिखाया शिक्षा का, आत्मसम्मान का, संगठन का, ताकि मानसिक गुलामी से आजादी मिले। बिल्कुल। और इसका असर देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे बड़े विचारक और नेता भी फूले के विचारों से कितने गहरे प्रभावित थे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं जी, कि फूले ने 1873 में जिस मानसिक गुलामी को तोड़ने की बात की थी, क्या आज इस इंफॉर्मेशन के युग में, इस डिजिटल दुनिया में हमारे आसपास वैचारिक या मानसिक जकड़न के कुछ नए, शायद अदृश्य रूप मौजूद हैं? सोचने वाली बात है, जिन पर हमें रुक कर सोचने की, सवाल करने की जरूरत है।